नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम डेरेस फोरॉक्स की किताब डू इट टुडे के विचारों में गोता लगा रहे हैं, खासतौर पर जो उसका सारांश उपलब्ध है उसके जरिए। हाँ, और ये किताब उस बहुत ही आम परेशानी की बात करती है कि हम जानते तो हैं क्या करना है पर करते नहीं। हाँ, वही टालम टोल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस सारांश से वो काम की रणनीतियां और आइडियाज निकालें जो टालम टोल छोड़ने में मदद करें। और सिर्फ टालम टोल नहीं, बल्कि कैसे हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, सार्थक नतीजे पा सकते हैं। बिल्कुल। और पता है, एक दिलचस्प नुक्ता जो मुझे लगा वो ये था कि प्रेरणा का इंतजार करना एक जाल है। हाँ, ये बात चौंकाती है थोड़ी, है ना? किताब कहती है पहले काम करो, प्रेरणा अपने आप आएगी। ये थोड़ा उल्टा लगता है सुनने में। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे। चलिए इसी से शुरू करते हैं फिर। ये किताब के पहले हिस्से का सार लगता है टालम टोल पर काबू पाना। सही, और इसकी जड़ को समझना जरूरी है। सारांश ये कहता है कि टालमटोल अक्सर आलस नहीं होता। आलस नहीं तो फिर क्या है? ये है किसी काम से जुड़ी असुविधा से बचने की कोशिश। मतलब कोई काम मुश्किल है या बोरिंग है या नतीजा पक्का नहीं है तो हम उसे टाल देते हैं। उस मुश्किल एहसास से बचना चाहते हैं बस। अच्छा, तो ये जो कहा पहले कर्म फिर प्रेरणा, एक्शन फर्स्ट मोटिवेशन फॉलोज, इसका मतलब हुआ कि बस शुरू कर दो, फीलिंग का इंतजार मत करो। हाँ, किताब का तर्क बिल्कुल यही है। प्रेरणा अक्सर काम शुरू करने के बाद आती है। वो शुरू करने का फ्यूल नहीं है, वो तो नतीजा है। एक छोटा सा कदम भी उठा लो ना, तो वो जो शुरू की हिचक होती है वो टूट जाती है। और फिर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है काम जारी रखने की इच्छा अपने आप बन जाए। ये बात समय की कीमत से भी जुड़ती है, जिसका जिक्र सारांश में है कि टाइम ही वो चीज है जो वापस नहीं आ सकती। हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। इसे टालमटोल में गंवाना मतलब सीधा सीधा अपनी लाइफ की क्वालिटी कम करना। बिल्कुल। किताब इसे ऐसे समझाती है जैसे हर दिन हमें कुछ, मान लीजिए, समय के सिक्के मिलते हैं। लिमिटेड हैं वो। अच्छा। अब सवाल ये है कि हम उन्हें खर्च कैसे करते हैं। क्या हम उन्हें सोच समझकर जरूरी चीजों पर लगा रहे हैं या बस यूं ही उड़ा रहे हैं। मतलब अपने समय को लेकर भी उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना पैसे को लेकर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात। उसकी रक्षा करनी है। ये समय के सिक्के वाली बात ये सोचने पर मजबूर करती है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है सारांश में, तुरंतता की शक्ति, पावर ऑफ अर्जेंसी। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है इस एहसास के साथ जीना कि हमारे पास मतलब हमेशा का टाइम नहीं है। ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं, कल कर लूंगा। हाँ, ये तो बहुत आम है। जैसे कल तो आना ही है और बिल्कुल आज जैसा ही होगा। लेकिन क्या गारंटी है, भविष्य तो अनिश्चित है ना। सही बात। तो ये सोच कि इसे आज ही करना है, यही अर्जेंसी की भावना है। ये टालम टोल का सीधा इलाज है। लेकिन कई बार हम इसलिए भी रुक जाते हैं क्योंकि लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, या हम तैयार नहीं हैं, या डर लगता है कि फेल हो गए तो। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है। किताब इस डर के बारे में क्या कहती है? किताब कहती है कि सही समय का इंतजार करना ये भी टालमटोल का ही एक रूप है, एक बहाना है। अच्छा, असफलता का डर, ये चिंता कि काम एकदम परफेक्ट नहीं होगा, ये हमें शुरू ही नहीं करने देता। और यहीं पर वो जरूरी सबक आता है, पूर्व से बेहतर है किया हुआ। Done is better than perfect. Done is better than perfect. इसका मतलब ये तो नहीं कि क्वालिटी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि परफेक्शन के चक्कर में काम को अनिश्चित काल तक टालते रहने से अच्छा है कि उसे पूरा कर लिया जाए, भले उसमें कुछ कमियां रह जाएं। समझ गया। मतलब पहला कदम उठाना जरूरी है, बिल्कुल, भले ही वो छोटा हो या परफेक्ट ना हो। हाँ, वो अनंत प्लानिंग से तो हमेशा बेहतर है। हम टालने से बचना ही काफी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, असल में कुछ हासिल भी तो करना है। यहीं से बात आती है उत्पादकता बढ़ाने की, प्रोडक्टिविटी। ये हमारे विश्लेषण का दूसरा हिस्सा है। सही। और यहाँ उत्पादकता का मतलब घंटों तक बस बिजी दिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? उत्पादकता है वो काम करना जो वाकई मायने रखते हैं, जो आपके लक्ष्यों से जुड़े हैं। सारांश इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमें उन कामों को पहचानना होगा जिनका मूल्य कम है। कम मूल्य वाले काम जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे आप बार बार फोन चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया, ईमेल या ऐसी मीटिंग्स जिनमें घंटों निकल जाते हैं पर नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। हाँ, होती हैं ऐसी मीटिंग्स तो। या ऐसे काम जो सिर्फ ये दिखाते हैं कि आप व्यस्त हैं
पर असल में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही। इनकी जगह हमें उन एक्टिविटीज पर ध्यान देना है जो सीधे हमारे लक्ष्यों से जुड़ी हैं, जो ज्यादा असर डालती हैं। तो मूल विचार ये हुआ, कम करो लेकिन बेहतर करो। डू लेस बट बेटर। हाँ, अपनी एनर्जी को उन कामों पर फोकस करना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां से सबसे अच्छा नतीजा मिलेगा। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है सिंगल टास्किंग बनाम मल्टीटास्किंग। आजकल तो मल्टीटास्किंग को बड़ा अच्छा माना जाता है, हाँ, ये एक मिथ जैसा बन गया है। पर किताब का सारांश तो इसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। हाँ, और सिर्फ किताब ही नहीं, कई रिसर्च भी यही कहती हैं। असल में मल्टीटास्किंग हमारी क्षमता को घटाती है और गलतियां वो बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वो असल में एक समय में एक ही जटिल काम पर ठीक से ध्यान लगा पाता है। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो हम असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहे होते हैं। और इस स्विचिंग में समय और दिमागी ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। फोकस टूटता है, काम की गहराई कम हो जाती है। तो उपाय है गहन फोकस, मतलब डीप वर्क। एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान। बिल्कुल। इसके लिए तो शायद अपने माहौल को भी कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि ध्यान कम भटके। निश्चित रूप से। जैसे एक शांत जगह ढूंढना, फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना, अपने काम के लिए खास समय तय करना। ये सब गहन फोकस में मदद करते हैं। तो संदेश साफ है, बिखरे हुए ध्यान से काम करने की बजाय केंद्रित होकर काम करें। हाँ, इससे न सिर्फ काम जल्दी होता है बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में ये फोकस बनाए रखना या रोज वो छोटे कदम उठाते रहना आसान तो नहीं होता। प्रेरणा रोज एक जैसी नहीं रहती। सही कहा। यहीं पर अनुशासन और आदतों की भूमिका आती है। अनुशासन और आदतें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किताब की। प्रेरणा वो तो क्या कहते हैं, एक मेहमान की तरह है, कभी आती हैं कभी नहीं, भरोसे लायक नहीं है। लेकिन अनुशासन वो आपका पक्का साथी है। हाँ। अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे उस वक्त आपका मन हो या ना हो। अच्छा, और इसे बनाए रखने का तरीका है आदतें बनाना। हाँ, आदतें अनुशासन को आसान बना देती हैं, वो उसे ऑटोमेटिक कर देती हैं एक तरह से। आदतें मतलब छोटी छोटी रोज की क्रियाएं। जैसे वो उदाहरण था कि रोज एक पेज लिखने से साल में किताब पूरी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये छोटी लगातार किए जाने वाली कार्रवाइयों की शक्ति है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट। शायद एक दिन में वो काम बहुत बड़ा ना लगे, एक पेज लिखना क्या है, पर 365 दिन लगातार करें तो नतीजा बड़ा होता है। बात तो सही है। इसलिए किताब का निष्कर्ष है, आदतें प्रेरणा से ज्यादा भरोसेमंद है। हैबिट्स मोटिवेशन। आदतें आपको रोज मोटिवेशन ढूंढने की मजबूरी से आजाद कर देती हैं। अच्छा, ये तो हुई दिमागी और व्यवहार की बातें, लेकिन उत्पादकता में शरीर का भी तो रोल है। सारांश ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट पर भी बात करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये समय प्रबंधन से अलग है। कैसे? देखिए, समय तो सबके पास बराबर है, दिन में 24 घंटे, लेकिन हर किसी के पास उन 24 घंटों में काम करने की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। सही बात है। अगर आप थके हुए हैं या ठीक से सोए नहीं हैं या भूखे हैं, तो खाली समय होने पर भी आप शायद ही कुछ ढंग का काम कर पाएंगे। हाँ, फोकस ही नहीं बनेगा। इसीलिए किताब अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी खाने को प्राथमिकता देने की सलाह देती है। ये आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का बेस है। इनके बिना प्रोडक्टिविटी की बात करना मुश्किल है। और इसमें यह भी था कि अपने सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले समय को पहचाने, मतलब पीक एनर्जी आवर्स। हाँ, बिल्कुल, अपनी बॉडी क्लॉक को समझना। कुछ लोग सुबह बहुत फ्रेश और फोकस्ड महसूस करते हैं। हाँ, जैसे मैं। और कुछ लोग दोपहर में या शाम को ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अपने सबसे जरूरी या मुश्किल कामों को तब करें जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। हाँ, मूल सबक यह है, अपने दिमाग से बेस्ट काम लेना है तो पहले अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। इस सेक्शन में एक आखिरी बात थी, सिस्टम बनाने की। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने को नाकाफी क्यों बताया गया? क्योंकि इच्छा शक्ति, जिसे विल पावर कहते हैं, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक बैटरी की तरह जो इस्तेमाल करने पर खत्म होती जाती है। अच्छा। हाँ, आप हर रोज हर छोटे बड़े काम के लिए सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते, वो थक जाती है, खासकर जब आप लगातार निर्णय ले रहे हों। इसे डिसीजन फटीग भी कहते हैं। डिसीजन फटीग, हाँ सुना है। यहीं पर सिस्टम काम आते हैं।
सिस्टम आपकी इच्छा शक्ति को बचाते हैं। सिस्टम से मतलब क्या ये रूटीन बनाने जैसा है? हाँ, रूटीन बनाना इसका एक हिस्सा है, पर सिस्टम उससे थोड़ा ज्यादा है। सिस्टम का मतलब है ऐसे तरीके या प्रक्रियाएं बना लेना जो आपके कामों को आसान और लगभग ऑटोमेटिक बना दें, ताकि आपको हर बार सोचना न पड़े या इच्छा शक्ति का जोर न लगाना पड़े। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सुबह उठने के कपड़े रात को ही निकाल कर रखना, जी। या हफ्ते भर के खाने की प्लानिंग पहले से कर लेना, काम के लिए कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करना, रिमाइंडर सेट करना। ओह अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये सिस्टम आपकी दिमागी ऊर्जा बचाते हैं और उत्पादकता को ज्यादा आसान और टिकाऊ बनाते हैं। ये काफी प्रैक्टिकल सलाह है। तो हमने टालमटोल से निपटना समझा, फिर उत्पादकता कैसे बढ़ाएं ये भी देखा। लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा काम कर लेना ही काफी है? यही असली सवाल है। या ये भी जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब हो, कोई उद्देश्य हो? बिल्कुल, और यही हमें चर्चा के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, सार्थक नतीजे कैसे पाएं, मीनिंगफुल रिजल्ट्स। हाँ, ये बिंदु उत्पादकता को एक गहरी परत देता है। सोचिए, आप बहुत तेजी से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत से, हाँ। पर बाद में पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। ओह, सारी मेहनत बेकार। हाँ, दिशाहीन उत्पादकता ऐसी ही होती है। बहुत मेहनत, पर नतीजा शायद वो नहीं जो आप असल में चाहते थे। इसलिए सारांश इस बात पर जोर देता है कि अपने काम को अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों या उद्देश्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट। इसके लिए तो शायद रुककर सोचना पड़ेगा, कुछ बुनियादी सवाल पूछने पड़ेंगे खुद से। हाँ, बिल्कुल। जैसे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या क्या ये काम मुझे वाकई मेरे उन लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है जो मेरे लिए मायने रखते हैं। गहरे सवाल हैं ये तो। ये सवाल हमें उन कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं जो सिर्फ बिजी वर्क नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण हैं, जिनसे लंबी अवधि में कोई मूल्य मिले। इसलिए संदेश है, सिर्फ व्यस्त न रहें, उद्देश्यपूर्ण बने, बी पर्पसफुल। और अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें, ये भी एक सवाल है। सारांश कहता है कि सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि किए गए कामों, एक्शंस पर ध्यान दें। ऐसा क्यों? क्योंकि नतीजे आने में अक्सर समय लगता है और कई बार वो बाहरी चीजों पर भी निर्भर करती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, ये तो है। जैसे आप रोज लिखने की आदत डाल सकते हैं, ये आपका एक्शन है, लेकिन आपकी किताब कब छपेगी या कितनी बिकेगी, ये नतीजा है। ये पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। सही कहा। लेकिन अगर आप लगातार अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, यानी रोज लिख रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं, आपकी कोशिश जारी है। इसलिए अपने प्रयासों और कार्यों को ट्रैक करना ज्यादा जरूरी और ज्यादा मोटिवेटिंग हो सकता है। यही निरंतरता है, कंसिस्टेंसी। और शायद छोटी छोटी सफलताओं, मतलब स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना भी इसी का हिस्सा है, ताकि आगे बढ़ने का हौसला बना रहे। हाँ, बिल्कुल। प्रगति चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे पहचानना और उसकी सराहना करना, ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये दिखाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मुख्य बात यही है कि निरंतरता बनाए रखना ही असली खेल है। इस पूरे सफर में जाहिर है असफलताएं भी आएंगी, मुश्किलें भी होंगी। यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता का क्या रोल है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि आपकी काबिलियत और समझ वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है, विकसित हो सकती है। अच्छा, फिक्स माइंडसेट के विपरीत। हाँ, इस सोच के साथ असफलता वो अंत नहीं है, वो सीखने का एक मौका बन जाती है, एक फीडबैक लूप। फीडबैक लूप, हाँ। आप गलतियों को एक प्रयोग की तरह देखते हैं। अच्छा, ये काम नहीं किया, हाँ। क्यों नहीं किया, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। ये मानसिकता हमें लगातार सीखते रहने और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। सबक साफ है, सीखें, एडजस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। किताब सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं रुकती, सारांश में संतुलन, मतलब बैलेंस की बात भी है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ डू इट टुडे का प्रेशर, दूसरी तरफ संतुलन की बात। देखने में शायद लगे, पर ये विरोधाभासी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। सच्ची सफलता सिर्फ काम में बहुत अच्छा होना नहीं है। तो क्या है? वो है एक संपूर्ण, एक संतुलित जीवन जीना। इसका मतलब है अपने रिश्तों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी समय निकालना। अगर सिर्फ काम ही काम करेंगे तो बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है, और बर्नआउट हो गया तो प्रोडक्टिविटी वैसे भी खत्म हो जाएगी,
है ना? हाँ, बात तो सही है। इसलिए ये जानना कि कब रुकना है और आराम करना है, ये उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि कब मेहनत करनी है। उत्पादकता का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि समझदारी से जीना है, वेलबींग भी जरूरी है। और आखिर में किताब अपने नाम के संदेश पर वापस आती है, इसे आज ही करें, डू इट टुडे। हाँ, ये पूरी चर्चा का सार है, निचोड़ है। जो काम आपके लिए मायने रखता है, जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है, उसे कल पर मत टालिए। क्योंकि कल किसने देखा है? सफलता किसी बड़े जादुई दिन का इंतजार नहीं करती, वो आज किए गए छोटे लगातार प्रयासों से बनती है। आज एक छोटा कदम उठाएं, कल फिर एक और। मुख्य संदेश है, अभी शुरू करें, चलते रहें, इंतजार न करें। स्टार्ट नाउ, कीप गोइंग, नेवर वेट। ये वाकई काफी पावरफुल विचार हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और किताब के सारांश से मुख्य बातों को जल्दी से समेटें। हाँ बिल्कुल। पहला, टालमटोल का इलाज है एक्शन लेना, काम शुरू करना, प्रेरणा का इंतजार नहीं। सही। दूसरा, समय आपका सबसे कीमती रिसोर्स है, इसे सोच समझकर बुद्धिमानी से खर्च करें। बिल्कुल। तीसरा, अनुशासन और आदतें मोटिवेशन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है लंबी दौड़ के लिए। हाँ, आदतें प्रेरणा। चौथा, असली उत्पादकता का मतलब है सही और सार्थक कामों पर फोकस करना, न कि सिर्फ बिजी रहना। मीनिंगफुल वर्क। हाँ, और सबसे जरूरी, जो करना है उसे आज ही करें, कल का इंतजार ना करें। एकदम सही कहा। ये सारांश हमें यही बताता है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार छोड़कर आज से ही लगातार छोटे छोटे कदम उठाकर हम टालमटोल से बच सकते हैं, अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। इस बेहतरीन बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि देयर इज फरोख्स की किताब डू इट टुडे के सारांश से निकले ये विचार हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए कुछ देंगे, हाँ, उम्मीद तो यही है। और शायद अपनी जिंदगी में कुछ छोटे बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी श्रोताओं के लिए, जिस पर वो बाद में सोच सकते हैं। जरूर। इस किताब के विचारों को अपनाकर अगर आप आज टालमटोल पर काबू पा लेते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा लेते हैं, तो फिर वो अगला कदम क्या होगा जिससे ये पक्का हो सके कि इस बचाए गए समय और बढ़ी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे सार्थक, सबसे मीनिंगफुल तरीके से हो रहा है।